राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है दो मूर्खों की बुद्धिमानी। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए प्लीज कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक गांव में दो ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे जिनकी चर्चा पूरे इलाके में होती थी, लेकिन काम के लिए नहीं बल्कि उनकी मूर्खता के लिए। उनके नाम थे भंवर सिंह और छिगन प्रसाद। भंवर इतना सीधा साधा था कि कोई भी उसे आसानी से बहला फुसला सकता था, और छिगन प्रसाद खुद को बहुत ही चालाक समझता था, लेकिन हर बार उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ जाती। दोनों की जिंदगी बिना किसी काम धंधे के आराम से चल रही थी। वे रोज सुबह जल्दी उठते, गांव में घूमते और अलग अलग घरों में कुछ खाने का जुगाड़ कर लेते। फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम से खाते और उसके बाद शुरू हो जाती उनकी गुप्तों की महफिल। भावर अक्सर कहता, अगर वह चाहे तो एक दिन में बड़ा आदमी बन सकता है, और छिगन प्रसाद तुरंत उसकी बात में और रंग भर देता, वह तो उससे भी बड़ा सेठ बन जाएगा। इस तरह उनकी जिंदगी बिना किसी चिंता के गुजर रही थी। लेकिन एक दिन गांव के समझदार आदमी धमकोलाल ने उन्हें रोककर डांटते हुए कहा, कब तक तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के भरोसे जीते रहोगे? तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। ये बात दोनों के दिल को लग गई। उस रात दोनों को नींद नहीं आई और वे सोचने लगे, अब सच में कुछ करना चाहिए। अगले दिन जब वे दोनों मिले तो उन्होंने यह तय किया कि वे दोनों सेब का व्यापार करेंगे। फिर दोनों ने योजना बनाई कि 5-5 रुपए का इंतजाम करेंगे और 1 रुपया अलग से रखेंगे। जब भंवर सिंह ने पूछा कि 1 रुपया अलग से क्यों रखना है, तो छिगन प्रसाद ने कहा, जब रास्ते में भूख लगेगी तो उस 1 रुपये से कुछ खरीद कर खा लेंगे। भंवर को ये बात सही लगी। अब दोनों पैसे जुटाने निकल पड़े। भंवर सिंह ने किसी तरह 5 रुपए का इंतजाम कर लिया। छिगन प्रसाद ने पड़ोसी से उधार लेकर 5 रुपए जुटाए और अगले दिन लौटाने का वादा किया। जब दोनों के पास पैसे इकट्ठे हो गए तो वे बाजार पहुंचे और 9 रुपए के सेब खरीद लिए। 1 रुपया उन्होंने अलग से रख लिया ताकि रास्ते में जरूरत पड़ने पर काम आए। सेबों की टोकरी लेकर दोनों बड़े खुश होकर शहर की ओर चल पड़े और रास्ते भर यही सोचते रहे, अब वे जल्दी ही अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद छिगन प्रसाद को भूख लगने लगी। उसने जेब से पैसे निकाले और भंवर सिंह से कहा, उसे कुछ सेब दे दो। भंवर सिंह ने व्यापारी का रूप धारण कर लिया और गंभीर होकर बोला, ये व्यापार है, इसमें दोस्ती नहीं चलती। और उसने पैसे के बदले बहुत ही कम सेब दिए। छिगन प्रसाद को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन भूख के कारण वह चुपचाप सेब खाकर रह गया। थोड़ी देर के बाद भंवरलाल को भी भूख लगी, तो उसने भी छिगन प्रसाद से सेब मांगे। अब छिगन प्रसाद ने भी वही बात दोहराई कि व्यापार में दोस्ती नहीं होती। उसने भी भंवर को कम सेब दिए। इस तरह दोनों रास्ते भर एक दूसरे को पैसे देकर सेब खरीदते और खाते रहे। उन्हें लगता रहा कि उनका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है और वे जल्दी ही अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन जब वे शहर में पहुंचे, उन्होंने टोकरी देखी तो वह पूरी तरह खाली हो चुकी थी। दोनों बहुत ही खुश हुए और उन्हें लगा कि सारे सेब बिक गए। लेकिन जब उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो पाया उनके पास सिर्फ 1 रुपया ही बचा है। ये देखकर दोनों चौंक गए और धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि उन्होंने सारे सेब खुद ही खा लिए। पैसे उन दोनों के पास घूमते रहे। ये सच्चाई समझ में आते ही दोनों का उत्साह खत्म हो गया। वे एक दूसरे को देखने लगे, फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। ना तो उनके पास सेब बचे थे, ना ही कोई फायदा हुआ था, बल्कि उधार का बोझ सिर पर आ गया। इस तरह उनका पहला व्यापार पूरी तरह असफल हो गया। सेब वाले व्यापार की दुर्गति देखकर भंवर सिंह ने और छिगन प्रसाद कुछ देर तक सिर पकड़कर बैठे रहे। काफी देर तक सोचने के बाद छिगन को एक विचार आया। उसने कहा, उनके गांव में हीरालाल तोते पकड़कर बेचता है, अच्छा पैसा कमाता है। अगर वे ही वह काम शुरू कर दे तो जल्दी ही अमीर बन सकते हैं। भंवरलाल को ये योजना बहुत ही पसंद आई। उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने तय किया
कि वे हीरा लाल से उधार कुछ पिंजरे और तोते ले लेंगे, उन्हें शहर में बेचेंगे और मुनाफा अपने पास रखेंगे। अगले दिन दोनों हीरा लाल के पास पहुंचे। छिगन प्रसाद ने मीठी बातों में उसे फंसा लिया और बोला, वे भी अब व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी मदद कर दी। हीरालाल उनकी भोली शक्ल देखकर मान गया। उन्हें 2 पिंजरे तोतों से भरे हुए उधार दे दिए। दोनों ने मन ही मन सोचा, अब तो किस्मत पलटने वाली है। पिंजरे उठाकर वे शहर की ओर निकल पड़े और रास्ते भर यही सोचते रहे कि अब वे सच में सेठ बन जाएंगे। शहर पहुंचकर आवाज लगानी शुरू की, तोते ले लो, बोलने वाले तोते, घर की रौनक बढ़ाने वाले तोते ले लो। उनकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा होने लगे। तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, क्या ये तोते सच में उड़ सकते हैं? छिगन प्रसाद ने छाती ठोक कर कहा, उनके तोते तो इतने तेज उड़ते हैं कि पकड़ में नहीं आते। उस आदमी ने कहा, पहले तोता उड़ाकर दिखाओ, फिर खरीदने के बारे में सोचूंगा। ये सुनकर छिगन प्रसाद को लगा कि ग्राहक को प्रभावित करना बहुत ही जरूरी है। उसने बिना सोचे समझे पिंजरा खोला। एक एक करके सारे तोते बाहर निकाल दिए। तोते जैसे ही आजाद हुए, फुर से आसमान में उड़ गए और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। वो आदमी ये नजारा देखकर हंस पड़ा और बोला, अब वह क्या खरीदे जब सारे तोते ही उड़ गए हैं। ये कहकर वे वहां से चलता बना। भंवर सिंह और छिगन प्रसाद कुछ पल तक स्तंभ खड़े रहे। फिर जब उन्हें पूरी बात समझ में आई तो दोनों के होश उड़ गए। भंवर सिंह ने घबराकर छिगन प्रसाद से पूछा, अब क्या होगा? छिगन प्रसाद भी सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, उसने तो सोचा था कि ग्राहक खुश होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा माल ही उड़ गया। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। भंवर सिंह कहने लगा, ये सब छिगन प्रसाद की बेवकूफ़ी है, जबकि छिगन प्रसाद कहने लगा, भंवर सिंह ने उसे रोका क्यों नहीं? कुछ देर झगड़ने के बाद दोनों शांत हुए। फिर से सोचने लगे, अब क्या किया जाए। उनके पास ना तो तोते बचे थे और ना ही पैसे। ऊपर से हीरालाल का उधार उन पर चढ़ गया। छिगन प्रसाद ने भारी मन से कहा, लगता है किस्मत हमारे साथ नहीं है, पर हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। फिर दोनों ने तय किया कि अब वे ऐसा काम करेंगे जिसमें मेहनत कम और कमाई ज्यादा हो। यही सोचते सोचते दोनों शहर की गलियों में घूमते रहे। तभी उनकी नजर एक ऐसे घर पर पड़ी जहां अंदर से कुछ बातें सुनाई दे रही थी। दोनों उस घर के पास जाकर खड़े हो गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। अंदर एक वैद्य अपनी पत्नी से कह रहा था, भाग्यवान, ये लो 1000 रुपये, अलमारी में रख दो। आज मैंने एक खास दवाई जमाल गोटे से अच्छी कमाई की है और कल बाजार से और दवा लेकर आऊंगा। अलमारी में पैसे रखने के बाद उसकी पत्नी रसोई में चली गई। ये सुनते ही छिगन प्रसाद के दिमाग में बिजली सी कूद गई। उसने भंवर लाल से कहा, यही मौका है अमीर बनने का। भंवर लाल को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने हमेशा की तरह हामी भर दी। थोड़ी देर बाद जब वेद घर से बाहर गया तो छिगन प्रसाद ने चारों ओर देखा और मौका पाकर चुपके से अंदर घुस गया। भंवर लाल बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं पकड़े न जाए। अंदर जाकर छिगन प्रसाद ने इधर उधर नजर दौड़ाई, अलमारी में रखे पैसे उठा लिए, उनकी जगह एक पर्ची रख दी जिस पर लिखा था, वह ये पैसे उधार ले रहा है और बाद में लौटा देगा। फिर वह तेजी से बाहर आ गया। छिगन प्रसाद ने बाहर आकर भंवर लाल को पैसे दिखाए और बोला, अब हमारा काम बन गया है। दोनों वहां से जल्दी जल्दी निकल गए। थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। छिगन प्रसाद ने भंवर लाल को अपनी योजना बताई। अब हम दोनों वेद बनेंगे, क्योंकि लोगों को दवाई देना अब सबसे आसान काम है और उसमें खूब कमाई होती है। मैं शहर में जाकर 200 रुपये का जमाल गोटा ले आऊंगा। उसकी पुड़िया बनाकर लोगों को देते रहेंगे, क्योंकि सारे रोग पेट से ही पैदा होते हैं। इतना तो मुझे भी पता है। फिर वे दोनों एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां कोई वैद्य नहीं रहता था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक कमरा लिया और बाहर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, हर बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है।
फिर चिगन प्रसाद बाजार गया और वहां से जमाल गोटा खरीद लाया। उसने उसे छोटी छोटी पुड़ियों में भर दिया। गांव के लोगों को जब ये पता चला कि नया वेद आया है तो वे उत्सुक होकर वहां पहुंचने लगे। पहले दिन ही कुछ मरीज उनके पास आ गए। चिगन प्रसाद बड़े आत्मविश्वास से मरीजों की बातें सुनता, बिना ज्यादा सोचे समझे उन्हें वहीं पुड़िया पकड़ा देता। भंवरलाल गंभीर चेहरा बनाकर उसके साथ खड़ा रहता, जैसे वे भी बहुत ही बड़ा जानकार हो। जिन लोगों ने वह जमाल गोटा खाया उनका पेट साफ हो गया और उन्हें थोड़ा हल्का महसूस हुआ। इससे उन्हें लगा कि दवा सच में असरदार है। धीरे धीरे गांव में उनकी चर्चा फैलने लगी। नया वेद बहुत ही अच्छा है और उसके दवा से तुरंत आराम भी मिलता है। ये सुनकर और लोग भी उनके पास आने लगे। भंवरलाल और चिगन प्रसाद की कमाई चल पड़ी और वे खुद को बहुत ही बड़ा वेद समझने लगे। रात को जब दोनों बैठकर पैसे गिनते तो उनकी आंखें चमक उठती। चिगन प्रसाद गर्व से कहता, मैंने कहा था ना कि दिमाग से काम लो, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भंवरलाल भी खुशी से उसकी बात मान लेता है। दोनों को लगने लगा कि अब उनकी जिंदगी बदल गई और वे सच में अमीर बनने वाले हैं। भंवरलाल और चिगन प्रसाद का नकली वेद वाला धंधा अब खूब चल निकला। गांव में उनकी ऐसी धाक जम गई थी कि लोग उन्हें बड़े सम्मान से बुलाते थे। असल में वे हर मरीज को जमाल गोटा की पुड़िया देते थे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें सच में बड़ा वेद मानने लगे। इसी बीच एक दिन शहर के एक बहुत ही बड़े सेठ की हवेली से उन्हें बुलावा आया। उस सेठ का नाम था धनपत राम और उसकी पत्नी कई दिनों से परेशान थी। जब सेठानी ने वेद के चमत्कारों के बारे में सुना तो उन्हें बुलाने का फैसला किया। सेठ का नौकर बड़ी शान से घोड़ा गाड़ी लेकर आया। दोनों को साथ चलने के लिए कहा। शाही सवारी देखकर भंवरलाल और चिगन प्रसाद के होश उड़ गए। दोनों गाड़ी में बैठ गए और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली इतनी बड़ी और भव्य थी कि दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर पहुंचते ही सेठानी ने उन्हें बिठाया और अपनी परेशानी बताई। वे बोली, उसका पति हर समय अपनी धन दौलत में उलझा रहता है और उसकी कोई परवाह ही नहीं करता, जिससे वह बहुत ही दुखी रहती है। चिगन प्रसाद ने गंभीर चेहरा बनाया और बोला, वह उसकी बीमारी समझ गया, इसका इलाज भी उसके पास है। सेठानी ने कहा, अगर उसकी समस्या दूर हो गई तो वह उन्हें खूब इनाम देगी। भंवर सिंह अंदर ही अंदर डर रहा था, लेकिन बाहर से वह भी सिर हिलाता रहा। थोड़ी देर बाद वे दोनों वहां से लौट आए। चिगन प्रसाद ने जमाल गोटा की पुड़िया तैयार की और सेठानी के लिए भिजवा दी। पुड़िया खाते ही सेठानी को असर हुआ। उसे बार बार बाहर भागना पड़ा। वह परेशान तो हुई, लेकिन इसी कारण सेठ धनपत राम बार बार उसके पास आने लगा, उसकी चिंता करने लगा। पहले जो पति उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, अब दिन में कई बार उसका हालचाल पूछने लगा। इससे सेठानी को लगा कि उसकी परेशानी सच में दूर हो रही है। कुछ ही दिनों में उसकी हालत सामान्य हो गई, लेकिन अब उसे अपने पति का पूरा ध्यान मिलने लगा था। वह बहुत ही खुश हो गई और उसने सोचा, ये सब वेद जी की दवा का असर है। उसने अपने नौकर को बुलाकर कहा, जाओ और वेद जी को इनाम देकर आओ। उधर भंवरलाल और चिगन प्रसाद दवा खाने में बैठे बैठे डर कर कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब सेठ के आदमी आएंगे, उन्हें पकड़कर ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने असली बीमारी का इलाज तो किया ही नहीं था। दोनों बार बार दरवाजे की ओर देखते और सोचते कि अब क्या होगा। कुछ देर बाद सेठ का नौकर वहां आया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जैसे ही नौकर ने अंदर आकर कहा, सेठानी ने उन्हें इनाम भेजा है और उनकी दवा से वे बहुत ही खुश है, तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। नौकर ने रुपयों की थैली उनके सामने रखी और चला गया। ये देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। जो डर अभी तक उनके दिल में बैठा था, वे अचानक खुशी में बदल गया। चिगन प्रसाद ने हंसते हुए कहा, देखा उसका दिमाग कितना काम करता है। भंवर भी खुशी से झूम उठा और बोला, अब तो सच में हम बड़े वेद बन गए हैं। हमारी दुआई में
कोई खास जादू है। दोनों दिन रात मरीजों की वही पुड़िया देते और पैसे कमाते रहते। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सच तो ये था, वे हर किसी को जमाल गोटा ही दे रहे थे, लेकिन लोगों को लगता था कि ये कोई चमत्कारी दवा है। एक दिन अचानक उनके दवा खाने के सामने साई सवारी आकर रुकी। जैसे ही भंवरलाल ने देखा, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने घबराकर छिगन प्रसाद से कहा, अब तो पक्का हमारी पोल खुल गई है और राजा ने हमें सजा देने के लिए बुलाया है। छिगन प्रसाद भी डर गया। राजा का दूत अंदर आया और बोला, महाराज ने उन्हें तुरंत बुलाया है। दोनों डरते डरते साई सवारी में बैठ गए। जब वे राजमहल पहुंचे तो राजा ने उन्हें बड़े आदर से बिठाया। ये देखकर दोनों को थोड़ी हैरानी हुई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरा पड़ोसी राजा मेरे राज्य पर हमला करने वाला है और उसके पास बहुत ही बड़ी सेना है, जबकि मेरी सेना काफी छोटी है। मैंने तुम्हारी चमत्कारी इलाज के बारे में काफी सुना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेना को ऐसी दवा बनाकर दो जिससे मेरे सैनिक ताकतवर हो जाए और युद्ध जीत सके। यह सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। भंवरलाल तो वहीं कांपने लगा, लेकिन छिगन प्रसाद बोला, महाराज चिंता ना करें, मैं ऐसी पुड़िया दूंगा जिसे खाने के बाद सैनिक में अद्भुत ताकत आ जाएगी। राजा उनके बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, अगर वे युद्ध जिता देंगे तो उन्हें ढेर सारा इनाम मिलेगा। राजमहल से लौटने के बाद दोनों बुरी तरह घबरा गए। भंवरलाल बोला, अब तो हमारी जान गई समझो, क्योंकि अगर सैनिकों को कुछ हो गया तो राजा हमें छोड़ने वाला नहीं है। छिगन प्रसाद भी परेशान था, लेकिन उसने कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। हम वहीं जमाल गोटा की पुड़िया सैनिकों को दे देंगे। उम्मीद करेंगे कि सब ठीक हो जाए। अगले दिन राजा का एक सैनिक पुड़िया लेने आया। छिगन प्रसाद ने उसे सख्त हिदायत दी कि युद्ध शुरू होने से कुछ देर पहले ही सैनिकों को ये पुड़िया खिलाई जाए। सैनिक पुड़िया लेकर चला गया और दोनों अपनी किस्मत को कोसने लगे। उधर दूसरी ओर दुश्मन राजा को भी ये खबर मिल गई कि भंवरलाल और छिगन प्रसाद ने अपने राजा की सेना को कोई खास दवा देने का वादा किया है। उसे लगा कि यह जरूर कोई ताकत बढ़ाने वाली दवा होगी। उसने तुरंत अपने दूत को भेजकर उनसे वही दवा मंगवाई। दूत ने उनसे बड़ी मात्रा में पुड़िया मांगी और बदले में भारी रकम देने का वादा किया। ये सुनकर छिगन प्रसाद की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, जब मरना ही है तो क्यों ना उससे पहले खूब पैसा कमा लिया जाए। उसने दुश्मन राजा के दूध से मोटी रकम मांगी और बहुत ही सारी जमाल घोटा की पुड़िया देने का वादा किया। भंवरलाल को ये सब सुनकर डर तो लग रहा था, लेकिन वह चुप रहा। रात भर मेहनत करके दोनों ने ढेर सारी पुड़िया तैयार कर दी और अगले दिन दूत को सौंप दी। दूत उन्हें पैसे देकर चला गया। इतने सारे पैसे देखकर दोनों कुछ देर के लिए अपनी सारी चिंता भूल गए। उन्हें लगा कि अब तो वे सच में अमीर बन गए। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। राजा के सैनिक ने जमाल गोटा की एक एक पुड़िया खाई, जिससे उनका पेट साफ हुआ और वे हल्का महसूस करने लगे, जिससे उनमें थोड़ी फुर्ती आ गई। वहीं दुश्मन राजा के सैनिकों ने ज्यादा मात्रा में जमाल गोटा खा लिया, जिससे उनकी हालत खराब हो गई और वे युद्ध के मैदान से भागने लगे। इस तरह राजा की छोटी सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया। युद्ध खत्म होने के बाद राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने भंवरलाल और छिगन प्रसाद को दरबार में बुलाकर उनकी खूब प्रशंसा की। उसने उन्हें ढेर सारा इनाम में दिया और उनकी वाह की। दोनों को समझ में नहीं आया ये सब कैसे हो गया, लेकिन वे चुपचाप मुस्कुराते रहे। अब दोनों के पास बहुत ही सारा पैसा था। उन्हें लगने लगा था कि उनकी किस्मत सच में बदल गई और वे बहुत ही बड़े आदमी बन गए। दोनों के मन में ये ख्याल आया कि अब उन्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब वे गांव लौटकर आराम की जिंदगी जिएंगे और पुराने उधार भी चुका देंगे। अगले दिन दोनों अपने सामान और पैसों को समेटकर गांव लौटने की तैयारी करने लगे। वे आपस में बातें कर रहे थे, तभी फिर से साई सवारी आकर उनके दवा खाने के सामने रुकी। ये देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। भंवरलाल ने घबराकर कहा,
जरूर कोई नई मुसीबत आने वाली है। राजा का दूत अंदर आया और बोला, महाराज ने तुम दोनों को तुरंत दरबार में बुलाया है। दोनों समझ गए कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। डरते डरते वे फिर से महल में पहुंचे। इस बार राजा का चेहरा गंभीर था। उसने बताया कि उसके खजाने पर एक खतरनाक डाकू ने हमला कर दिया है और सारा खजाना लूट लिया है। राजा ने सख्त ही आवाज में कहा, वे 4 दिन के भीतर उस डाकू को खजाने सहित पकड़कर उसके सामने पेश करे, वरना उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। ये सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे डाकू को कैसे ढूंढेंगे। वे ना तो सिपाही थे, ना ही कोई जासूस। दोनों डरते डरते वापस लौट आए और दवाखाने में बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगे। भंवरलाल बोला, अब तो हमारी जान बचना मुश्किल है। चिगन प्रसाद भी चुप हो गया, क्योंकि इस बार उसके पास कोई चालाकी भरा उपाय नहीं था। 4 दिन का समय सीमा सुनकर उन्होंने मिट्टी के 4 गोले बनाए। हर दिन एक गोला तोड़ने का फैसला किया, ताकि उन्हें याद रहे कि कितने दिन बचे हैं। वे दिन रात यही सोचते रहते, अब क्या होगा। डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई थी। उधर वही डाकू जिसने खजाना लूटा था, उसे खबर मिली कि राजा ने 2 बड़े पहुंचे हुए वेद को उसे पकड़ने की जिम्मेदारी दी है। डाकू को लगा ये जरूर बहुत ही पहुंचे हुए आदमी हैं, जिन्होंने दुश्मन की फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। उसने अपने एक आदमी को भेजा कि जाकर पता करे कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। डाकू का आदमी दवा खाने के पास पहुंचा और खिड़की के पास खड़ा होकर अंदर झांकने लगा। उसी समय भंवरलाल एक मिट्टी का गोला हाथ में लेकर बोला, देख चिगन, एक तो आ गया और थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगा, तब दूसरा आएगा। इस तरह 4 आ जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। बाहर खड़े आदमी ने जब ये सुना तो उसने सोचा, ये तो सच में बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। तभी तो इसने अंदर बैठे ही जान लिया कि मैं बाहर खड़ा हूँ। वो घबराकर सरदार के पास गया और सारी बातें बता दी। डाकू ये सुनकर बुरी तरह से डर गया। उसे लगा कि ये दोनों बहुत ही खतरनाक लोग हैं। उसे पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। डर के मारे उसने फैसला किया कि वह खुद ही खजाना लेकर उनके पास जाएगा, उनसे माफी मांग लेगा। रात होते ही डाकू अपने साथियों के साथ सारा खजाना लेकर उनके दवा खाने की ओर चल पड़ा। लेकिन उसी समय राजा के सैनिक भी वहां पर पहुंच गए, क्योंकि उन्हें शक था कि डाकू इसी इलाके में छुपा हुआ है। जैसे ही डाकू वहां पहुंचा, सैनिकों ने उसे घेर लिया और पकड़ लिया। पूरा खजाना भी वापस मिल गया। जब सैनिकों ने ये देखा तो उन्हें लगा ये सब भंवरलाल और चिगन प्रसाद की योजना का हिस्सा था। वे दोनों पास गए और उनकी खूब तारीफ की। अगले दिन इनाम लेने के लिए उन्हें फिर से दरबार में बुलाया गया। उन्होंने सोचा कि जितना मिल गया वही बहुत है। अब अगर और लालच किया तो कहीं फिर से मुसीबत ना आ जाए। रात को ही दोनों अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे यही सोचते रहे, कैसे किस्मत ने हर बार उन्हें बचा लिया। गांव पहुंचकर उन्होंने अपने पुराने कर्ज चुकाए और आराम से रहने लगे। अब वे पहले की तरह गप्पे तो मारते थे, लेकिन थोड़ा संभल कर। इस तरह भंवरलाल और चिगन प्रसाद के मूर्खताओं भरी जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। हालांकि उन्होंने कितना सीखा ये तो वही जानते हैं, लेकिन एक बात जरूर थी, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी रही और इसी वजह से वे हर बार मुसीबत से बचाते आखिरकार अपने घर लौट आए। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।